सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को पता चल ही चुका है कि एग्जाम का डेट नहीं आया है, लेकिन पता तो चल गया कि भाई कब आएगा। ठीक है, तो आइए। काफी लोग का बोलना था कि सर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी आपका 2 चक्कर है, ये तो आप लोग को पता है ना कि कुछ एग्जाम तो कॉलेज में ही हो जाते हैं, बट बोर्ड से बहुत कम ही एग्जाम होते हैं। वो क्या क्या एग्जाम होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा बनाएंगे हम। खैर अभी आइए, अभी हम आज से, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है, इसीलिए मैंने, सारा टाइम तो खा लेता है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो थोड़ा टाइम देता है उसी में हम लोग करेंगे। अभी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, HRM। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर भी 5 चैप्टर्स हैं, ये तो आपको पता ही है। तो हम पहला चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। अब आइए, इंट्रोडक्शन में बुक तो आपके पास होगा, क्योंकि बुक ऑलरेडी आपके पास पहुंच गया है। अभी भी अगर बुक नहीं लिए हैं तो कैसे काम होगा? यानी आपके पास हथियार ही नहीं है तो लड़ेंगे क्या? घंटा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए पहले हथियार खरीदो, इसके बाद लड़ने के बारे में सोचना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ह्यूमन मतलब हम लोग, रिसोर्स हैं मैनेजमेंट के लिए। देखो, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो वहां पर कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो रिसोर्स हो गया रॉ मटेरियल, लेकिन खाली रॉ मटेरियल से सामान नहीं बन सकता है, उसके लिए ह्यूमन चाहिए, वर्कर्स चाहिए, जिसको वेजेज बोलते हैं। आप बोलेंगे सर फैक्ट्री है ना, मशीन है ना, मशीन ऐसे ही चल जाएगा क्या? लेबर चाहिए, यानी ह्यूमन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे सर रोबोट आ गया, रोबोट को कौन चलाएगा भाई? उसके लिए भी मैन पावर चाहिए ही चाहिए। हाँ, कम चाहिए क्योंकि बहुत सारा काम रोबोट कर देगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको किसी भी तरह का मैसेज देने के लिए लोग तो चाहिए ही। यानी आप समझ सकते हैं, ह्यूमन के बिना जैसे दुनिया के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं, उसी तरह से आप किसी भी ऑफिस के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे, जो हम बता रहे थे कि ह्यूमन के बिना, ह्यूमन के बगैर आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं यार। यानी ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्कर है तभी चलेगा। अब उसको मैनेज कैसे करें, उसी के लिए आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, HRD डिपार्टमेंट हर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग से होते हैं। जो किससे डील करते हैं? HRD डिपार्टमेंट किससे डील करते हैं? लेबर से नहीं, वर्कर्स से। चाहे वो लेबर हो, वर्कर्स हो, मतलब वहां जो इंप्लाई है, सारे इंप्लाई कहलाते हैं। इंप्लाई को कंट्रोल क्या कौन करता है? तो HRD डिपार्टमेंट करता है। उसका सारा काम है कितना वर्कर चाहिए, कितना इंप्लाई चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन करके रखता है। कितना पार्ट टाइम चाहिए, कितना फुल टाइम चाहिए, वो सारा करके रखता है। अब इंप्लाई तो आ गया, समय पर उसको पैसा देना है, सैलरी देना है, सैलरी का कैलकुलेशन उसके पास रहता है, क्योंकि ईच एंड एवरी इंप्लाइज का अलग अलग सैलरी होता है। अब बोलेंगे सर क्यों अलग अलग होता है? क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, आपके पास किस तरह का क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड होता है। पार्ट टाइम होते हैं, फुल टाइम होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो सभी का अलग अलग सैलरी होता है। कोई छुट्टी लेगा, उसका भी हिसाब किताब रखना है। मान लीजिए किसी को बीमार हो गया तो उसका कैसे काम करना है, वो बिल लेकर आएगा तो कैसे पास करना है। मतलब सारा काम HRD डिपार्टमेंट का होता है, जो ह्यूमन को कंट्रोल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सोच के देखो यार, कितना बड़ा बात है, हा? है ना? आपके मां बाप जो पैदा किए हैं आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सोच के देखिए। और वहां पर इंप्लाई को कंट्रोल कर रहा है कोई दूसरा। बात तो है। अब बोले सर घर में इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि मां बाप लाचार है, मजबूर है, और हम लाचार नहीं है। लेकिन जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो इसलिए मजबूर और लाचार हो जाते हैं क्योंकि अपने को क्या चाहिए? मनी चाहिए। इसलिए वहां पर हम लोग मैनेज हो जाते हैं, घर में मैनेज नहीं होते हैं। वो अलग अलग थिंकिंग है।
उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट जब भी कोई चीज पढ़ाया जाता है तो उसमें एग्जाम्पल दिए ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स। आप बोलेंगे सर एम गायब है। अरे मैनेजमेंट बाद में होगा ना, पहले पहले देखो तो कि ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, पहले उसको देखो। ह्यूमन रिसोर्स तो देखेंगे आपके बुक में लिखा हुआ है HR आर द ट्रेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन हेल्प टू अचीव इट्स गोल। तो देखो यहां पर वही चीज लिखे हैं। आप बोलेंगे सर यहां तो दूसरा चीज लिख दिया, ठीक उसी के नीचे का जो बात है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज द समेशन। समेशन का मतलब होता है सम टोटल। सम टोटल किसका? तो नॉलेज का। अभी जैसे मैंने बताया ना, हर एक इंप्लाई का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग तरह से आप लेते हैं। कुछ इंजीनियर लेते हैं तो उसका नॉलेज इंजीनियरिंग का रहेगा, कुछ MBA लेते हैं तो उसका MBA का रहेगा, कुछ BCA MCA लेते हैं तो उसका कंप्यूटर से रहेगा ना। तो इस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट को लेते हैं, सभी का नॉलेज और क्वालिफिकेशन अलग अलग वैरी करता है। तो ये सम टोटल है HR किसका? नॉलेज का, एबिलिटीज का, स्किल का, टैलेंट का एंड एप्टीट्यूड का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लाई अलग अलग होते हैं, ये जस्ट हम थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पता चल गया, ठीक है। अब आइए मीनिंग। आप बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट था, अब देखिए मीनिंग ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या है। तो देखिए मीनिंग में थोड़ा ही दिया गया है। आप बोलेंगे सर इतना ही लिखना है क्या? अरे भाई खाली ऐसे ही थोड़ा ना आएगा एक नंबर का कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, ये क्वेश्चन आएगा तो मीनिंग ही को लिखना है, कॉन्सेप्ट को ही लिखना है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स इज डील्ड विद द ह्यूमन बीइंग्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी HR जो है उसका मीनिंग क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स डील किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स को इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन मतलब जितने भी इंप्लाई काम करते हैं उसका वहां पर डील किया जाता है और HRD डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। बोलता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क। यहां पर मैंने लिखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क। क्या चीज का? ड्यू टू डायनेमिक नेचर ऑफ द इंप्लाइज। हर एक इंप्लाई का अलग अलग नेचर होता है। कोई कूल होता है तो कोई तुरंत गर्म हो जाता है, कोई बात नहीं सुनना चाहता है, कोई सुनने के बाद भी नहीं समझना चाहता है। इसीलिए यहां पर यह बात को बोला गया कि ये बहुत टफ काम है। यानी HRD डिपार्टमेंट यानी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही टफ काम है। ह्यूमन को कंट्रोल करना, मशीन को कंट्रोल कर लेंगे लेकिन ह्यूमन को कंट्रोल करना जल्दी से टफ ही है। फिर आगे बोलता है HR is the process of managing people of an organization with a human approach. HR is the process of managing people of an organization. तो यहां पर आपने क्या देखा कि HR जो है ह्यूमन रिसोर्स एक प्रोसेस है। किसको मैनेज करते हैं? तो हम लोग इंप्लाई को मैनेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहां पर आपको एक जरूर से क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन देना पड़ेगा। और डिफिनेशन किसका है? तो अकॉर्डिंग टू डेल योडर। आप बोलेंगे सर इसी का देंगे? अरे यार बहुत लोगों ने HR का डिफिनेशन दिया, किसी का भी दे देना। मैंने यहां पर ये छोटा है इसलिए दिए। क्या बोला है? तो अकॉर्डिंग टू डेल योडर द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज व्यूड एज ए सिस्टम in which participants seeks to attain both individual and group goal। अब देखिए जो लोग काम पे आ गया तो उस ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी काम है कोई गोल तो होगा ना कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है, आज क्या काम करना है। सभी कुछ हम लोग पहले से सोच के रखते हैं कि आज का काम क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं विद इन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट एंड हो गया मीनिंग, और साथ ही साथ ये चीज आपको ऑलरेडी दिखेगा। आपके पास बुक है तो दिख रहा है। जल्दी से यहां तक आप कॉपी कीजिए। अब हम स्कोप आपको कराने जा रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, हो गया होगा।
अब जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, तो जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो आएगा व्हाट इज एचआर, ये आ गया। राइट देयर स्कोप या राइट द स्कोप ऑफ एचआर या स्कोप ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। अब देखो एक बात पूरे दिमाग में बिठा लो बाबू, इस पूरे में ह्यूमन का बात हो रहा है, ठीक है। तो घुमा फिरा के पूरा चारों चैप्टर में देखेंगे एक ही बात आपको लिखना है। जैसे बीएसटी में आप देखे थे जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको 12 में बीएसटी बोला जाता है मैनेजमेंट, जिसमें आपने प्लानिंग देखा था, ऑर्गेनाइजेशंस देखा था, स्टाफिंग देखा था। तो भाई वही चीज तो है। अभी स्टाफिंग में क्या होगा, स्टाफ रखना है, कैसे रखना है भाई, कुछ बाहर से आएगा कुछ अंदर से आएगा, प्रमोशन होगा, यही सब चीज यहां पर है। तो यहां पर ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन के बारे में बार बार एक चीज होगा जहां पर आप देखेंगे आपको लगेगा यार सारे क्वेश्चन का आंसर तो एक तरह से है, हाँ एक ही तरह से है, बट जब उसको आप लिखना शुरू कीजिएगा थोड़ा कम बेसी कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्कोप कर रहे हैं, लिखते जाना। अब एचआरएम का स्कोप क्या है भाई, एचआरएम का बहुत स्कोप है। तभी लोग जब एमबीए करते हैं तो एचआर से भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हायर करते हैं कि भाई मेरे एम्प्लॉय को अच्छे से तुम डील करो। तो स्कोप तो बहुत है जिसके बारे में हम लोग अलग बात करेंगे, लेकिन यहां पर देखेंगे पहला आपको पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी एचआरडी डिपार्टमेंट जो होता है, एचआर जो होते हैं किसी भी कंपनी का, वो क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स का जरूरत है और वो किस टाइप का वर्कर्स चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको 10 अकाउंटेंट चाहिए, तो भाई 10 अकाउंटेंट चाहिए, तो 10 अकाउंटेंट का काम को चेक करने के लिए एक सीए भी तो चाहिए। नाउ सीए इज आल्सो एन अकाउंटेंट। तो कहने का मतलब है उसमें आपको सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, जूनियर अकाउंट चाहिए, फ्रेशर चाहिए, ऐसे सारे चीजों को सोचता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं राइट टाइप ऑफ पर्संस ऑफ द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। राइट प्लेस में अगर आप राइट टाइम पे राइट पर्संस को रखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी गोल होता है वो समय से पहले अचीव हो जाता है, वो डिले नहीं होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनी का गुडविल ही सब कुछ है। जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं ना, अरे यार उस समय ये काम कर लेते हैं ना तो मजा आ जाता, आज मेरा प्रॉफिट हो जाता। दैट मीन्स आपने वो टाइम को गवा दिया। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले यह प्लानिंग किया जाता है किस प्लेस के लिए कौन सा राइट आदमी है और किस समय में उसको वहां पर रिक्रूटमेंट देना है। तो ये था। आप बोलेंगे सर इतना ही लिखेंगे, अरे भाई लिखने के लिए तो आपके बुक में तो बहुत सारा है। कितना लाइन है, 5 लाइन है, जहां पर लिखा गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर प्लानिंग इज टू कंफर्म दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट टाइप ऑफ पर्संस ऑफ द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, is formulate human resources inventory with a view to assess present and future needs। प्रेजेंट में कितना लोग को चाहिए, फ्यूचर में कितना लोग को चाहिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम तो एक एक टॉपिक को सिर्फ समझा रहे हैं जिसको आप समझ के भी खुद से लिख सकते हैं। सेकेंड वन, डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड जॉब। देखिए हर एक कंपनी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक कंपनी है जो प्रोडक्शन करता है, और तो यहां पर प्रोडक्शन कर रहा है और एक सिर्फ सर्विस दे रहा है, तो जहां सर्विस दे रहा है वहां पर लेबर को रखने से कोई काम होगा? यानी सर्विस डिपार्टमेंट तो अभी पूरा आईटी सेक्टर ही सर्विस डिपार्टमेंट है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, ऑल दीज आर सर्विस डिपार्टमेंट, है ना। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब अलग है, अलग टाइप का जॉब है। कहीं प्रोडक्शन होता है तो वहां का जॉब अलग है। यानी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग टाइप के जॉब होते हैं और वैसे ही जॉब के अकॉर्डिंगली लोग को रखा जाता है। तो यहां पर वही बात लिखा गया है, डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस का डिजाइन अलग अलग होता है
तो उसी तरह से जॉब भी वहां पर अलग अलग होते हैं। तो जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या होता है और जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये देखा जाता है। ये कौन देखेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट, यानी ये सब स्कोप में आते हैं। थर्ड वन, सिलेक्शन एंड स्टाफिंग। सिलेक्शन, अब मान लीजिए कल के डेट में आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, यानी आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन कौन कर रहा है? वो कंपनी कर रहा है, बट कंपनी थोड़ी ना कर रहा है। कंपनी में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एचआरडी डिपार्टमेंट, जिसका काम है लोगों को सिलेक्शन करना। तो सिलेक्शन बहुत तरह से होता है, सिर्फ इंटरव्यू लेके सिलेक्शन हो जाता है ना? सिर्फ इंटरव्यू लेगा और सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको डायरेक्ट बोला जाता है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। अब बड़े बड़े कंपनी ऐसा थोड़ी ना करते हैं। बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं? पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर अगर उसको समझ में आता है कि ये बंदा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठ सकता है, तभी वो आगे के प्रोसेस में जाते हैं। क्योंकि अगर फुल प्रोसेस किया जाए तो एक एम्प्लॉय को हायर करने में, रखने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि कंपनी खुद थोड़ी ना करता है। इसके लिए अलग मार्केट में लोग सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उसका एग्जाम लेगा, सब कुछ करेगा, तो वो अलग होते हैं। वहां पर कंपनी को पैसा देना पड़ता है, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। अब दूसरा क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई? पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर लिए तो भाई आपका फिर से इंटरव्यू होगा। अगर आप वो भी क्वालिफाई कर लिए, तो अगर कोई ऐसा कंपनी जहां मेडिकल का भी दरकार है तो आपका पहले मेडिकल होगा। ऑल दीज आर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब बताओ, आप किसी कंपनी में काम करने के लिए गए, वो आईटी डिपार्टमेंट है और आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर जानते हैं, तो वहां जाके काम कर लेंगे? वहां का काम का तो कंप्यूटर में ही काम है, लेकिन नेचर अलग है, तो आपको पूरा सीखना पड़ेगा ना। उसके लिए ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, सप्ताह दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 15 दिन का दिया जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं उसको कर पा रहे हैं, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड और एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। मान लीजिए आप कॉमर्स पढ़ के गए, तो क्या आप अकाउंट मेंटेन करने लगेंगे? उसके लिए भी लोग सीए के पास जाके इंटर्नशिप करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, सीखते हैं। यानी चीज समझना अलग है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना अलग है। समझ में आया? तो उसका कैसे आप लेकर आएंगे? ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने से क्या होगा? आपका डेवलपमेंट होगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते जरूर हैं, लेकिन वहां पर रिक्वायरमेंट उस चीज का अलग है। ठीक है ना? चलिए, जैसे भी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया। एक दिया, आप कॉमर्स से पढ़े हैं, तो जाके आप अकाउंटेंट नहीं बन जाइएगा कि तुरंत आप गए, आप बैठ गए, आज नया दिन है, लीजिए इसको कीजिए, आप करने लगेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पहले ट्रेनिंग का दरकार है कि ये काम को कैसे करना है, ये काम को कैसे करना है, ये काम को कैसे करना। ओके, यहां तक जल्दी से कॉपी करो, बढ़े आगे। अभी और भी पॉइंट है, पॉइंट खत्म नहीं हुआ। इसको मिटा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है उसको अच्छे से देखिए और समझिए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। देखो, अल्टीमेट हर एक एम्प्लॉय को क्या सोचना चाहिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे, यानी हमको जिस चीज के लिए हायर किया गया है उसको हम अच्छे से करें, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो अचीव, उसको करना है हर हालत में। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब क्या है? एम्प्लॉय काम करता है, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना। क्या बेनिफिट मिलना चाहिए? तो मान लीजिए आप देखते होंगे बहुत जगह अलग से कमीशन होते हैं। कमीशन किस लिए होते हैं? ताकि एम्प्लॉय और भी ज्यादा अच्छे से काम करे। इंसेंटिव भी मिलते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से मान लीजिए टोटल प्रॉफिट का 5% आपको बेनिफिट में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको लगेगा ना कि भाई अगर ज्यादा कमाई होगा तो हमारा ज्यादा हिस्सा आएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स कहलाते हैं। साथ ही बेनिफिट्स में लिस्ट बहुत लंबा है। आपको अगर कोई तरह का हेल्थ इशू आ गया तो आपका जो भी खर्च है,
उसको कंपनी रिम्बर्स करेगा, दैट इज द बेनिफिट्स। ओके, कंपनसेशन वही कुछ हो जाने से जो आपको मिलता है। अब अगला है इंप्लॉइज असिस्टेंस। देखो, हर एक इंप्लॉय तो अलग अलग होते हैं, मतलब जो यहां लिखा हुआ है बुक में उसी को हम समझा रहे हैं। हर एक इंप्लॉय अलग अलग होते हैं। आप जल्दी सीखेंगे तो हो सकता है आप देर से सीखेंगे। वो कोई बात को तुरंत सीख गया और उसको और अच्छे से अप्लाई करके उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। यानी हर एक का क्वालिटी अलग अलग होता है। ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी काम को कितना जल्दी सीख सकते हैं। अगर कोई काम को आप जल्दी से सीख लिए तो उसी काम को आप जल्दी कर सकते हैं। उसी काम को अगर कोई 2 घंटे में कर रहा था आप 1 घंटे में करेंगे। तभी ना लेबर वाला चैप्टर में पढ़े थे, टाइम सेव, टाइम सेव। यानी ये स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई काम को आप और भी अच्छे ढंग से करते हैं, जितना सिखाया गया, कोई चीज को बनाने के लिए सिखाया गया, आपने उस चीज को सीख लिया, बट उसको आप अच्छे ढंग से और बनाने का कोशिश करेंगे, उसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ रिमूव करेंगे, ताकि वो जो बताया उसको एक लुक आप दे सकते हैं। ये सब है। ये सब के लिए मान लीजिए अब यहां पर एक्चुअल में है इंप्लॉइज असिस्टेंट का मतलब, अब ये सारे काम अलग अलग है। अब कोई मान लीजिए नहीं सीख पा रहा है तो कंपनी उसको थोड़ा बोलता है यार तुम तो सीख ही नहीं पा रहा है, चले जा। ऐसा नहीं, उसको मौका देता है ताकि वो ये ना बोले कि हमको हटा दिया, यार हम थोड़ा देरी से सीखते हैं लेकिन कंपनी मेरे साथ नाइंसाफी किया। तो कंपनी उसको मौका देता है, लेकिन अगर आप बार बार मौका को गवा देंगे, बार बार आपको मौका दिया गया, बार बार कंपनी को धोखा ही दे रहे हैं आप, तो क्या होगा फिर भाई जा। तो इसीलिए के लिए हर एक ऐसे इंप्लॉय के लिए एक असिस्टेंट दे दिया जाता है, तुम इसके साथ बैठ के काम को सीखो। इंप्लॉइज असिस्टेंट, ठीक है। बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वहां पर यूनियन भी होते हैं। जो मान लीजिए अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई तकलीफ है, आप किसी कंपनी में इंप्लॉय हैं, आपको कोई तकलीफ है, चाहे कोई भी तरह का, आपको लग रहा है मेरे को ऊपर ज्यादा काम दे रहा है, मेरे का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या उसको कम दे रहा है, हमको ज्यादा दे रहा है, हमको ये काम नहीं करना है क्योंकि भाई हम तो इसके लिए इंप्लॉय बने थे, हमको तो दूसरा काम करने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता है, इसी के लिए इंप्लॉय के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूनियन होते हैं। यूनियन क्या करता है, यूनियन जस्ट एक ब्रिज है मालिक के और इंप्लॉय के बीच का। यानी आपका जो बात है वो कंपनी के मालिक तक, मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, और मैनेजमेंट ने क्या बोला वो आपके तक पहुंचाता है। यानी बीच में एक तरह से आप बोल सकते हैं ब्रिज का काम करता है, ताकि आपको अगर किसी तरह का ग्रेवेंस है तो वो वहां पर सॉर्ट आउट हो जाए। पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही चीज को हम बोल रहे थे। देखो किसी सीट में, अब हम अपना ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि अच्छा लगता है हमको अपना बड़ाई करना। आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, गलत नहीं, तभी तो एटीट्यूड आता है। अब देखो, हम यहां पर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम तो बैंक एम्प्लॉय हैं, यानी बैंक में हमने काम को कंप्लीट करके आया, छोड़ के तो आप नहीं आ सकते हैं, छोड़ के एक दिन आ सकते हैं कोई बहाना बना के, रोजाना तो नहीं आ सकते हैं। यानी क्या हुआ, जो लोग 7 बजे 8 बजे तक अपने काम को नहीं निपटा पाते हैं, मैंने एक्स्ट्रा ये दिमाग लगा के उसी काम को 5 बजे तक निपटा देते हैं, तभी तो हम 5 बजे निकल जाते हैं। यानी पर्सनल रिसर्च मैंने किया कि कोई भी काम को जल्दी कैसे किया जा सकता है। अब मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला भाई इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दो, आप जैसे भी देना चाहते हो दो। तो आप आंसर क्या करेंगे, किसी बुक से खोजेंगे कोई, यहां और कोई रिसर्च करके रखा है कि चैट जीपीटी में जाएंगे, क्वेश्चंस को डालेंगे और बोलेंगे भाई हम 500 वर्ड हमको दे दो, 100 वर्ड दे दो, 200 वर्ड दे दो, और वो फटाफट आपको उतना वर्ड में दे देगा। तो आप जब तक सोच ही रहे हैं तब तक बंदा हाजिर कर दिया। तो किसी भी कंपनी को ऐसे ही बंदे का जरूरत है, तब ना मुंह मांगा पैसा देता है। तो ये सब होता है पर्सनल रिसर्च। आपने कभी कुछ है जा रहे हैं कंपनी, काम करके आने का मतलब है हमको, तो अगर कोई दूसरा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोग अगर बहुत एक्टिव हैं तो उसको इस तरह से काफी इज्जत तो मिलता ही है। तो ये था सारा स्कोप, जल्दी से कॉपी करो क्योंकि अब हम आपको फीचर्स बताने जा रहे हैं। व्हाट इज फीचर्स ऑफ HRM।
हो गया जी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है। व्हाट इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट देयर फीचर्स। अब फीचर्स अगर आ गया तो पहले आप दो तरह से इसको लिख सकते हैं। फीचर्स में जितने भी आपके पॉइंट्स हैं पहले पॉइंट्स को लिख लो, इसके बाद उसको आप डील कर दो। कभी कभी होते क्या है कि पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 15 पॉइंट्स है तो 15 का 15 पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं, 15 का 15 पहले पॉइंट्स दिखा दिए, तो एग्जामिनर को क्या लगा, बंदा पढ़ता है, इसके पास नॉलेज है, पढ़ने वाला है, तभी 15 का 15 पूरा दिखा दिया। क्योंकि अगर वो 5 नंबर का है तो 15 को डील करने के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, फिर दिखाने का काम पूरा अधूरा हो जाएगा क्योंकि आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि वहां लिखा ही हुआ है कि जितना नंबर है अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। तो क्या हुआ कि आप 15 का 15 या 10 या 12 जो भी है, पहले आपने पॉइंट्स को लिख दिया। 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स को डील कर दिया। समझ में आया पहला बात। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 5 पॉइंट्स को पहले डील कर दिए क्योंकि नंबर 5 है, और फिर लिख दिए कि दीज आर ऑल्सो सम फीचर्स ऑफ HRM। 5 तो डील कर दिया, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिया, उसको डील नहीं किया। तो थोड़ा वो देखने में अटपटा लगता है, खराब लगता है। कोई भी चीज को अगर आप प्रेजेंट करते हैं, अच्छे ढंग से प्रेजेंट कीजिए तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको नंबर भी मिलता है। ठीक है, तो देखो यहां पर फीचर्स है, पहले परवेसिव फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा बड़ा, बहुत सारा बिग, नेशनल इंटरनेशनल, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, उसमें HRD डिपार्टमेंट जरूर से रहता है। यानी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ही हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो एक एम्प्लॉय मिल जाएगा जो आपको देखभाल कर रहा है, आपको मैनेज कर रहा है, आपके सारे बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहा है कहां पर लोग छोड़कर जा रहे हैं, कहां पर किसको रखना है, किसको ये डिपार्टमेंट से हटा के उस डिपार्टमेंट में रखना है, किसको यहां से वहां रखना है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल इंटरप्राइजेस। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड। देखो जो भी HRD डिपार्टमेंट होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। एक्शन का मतलब वही तो सारा काम करवाता है। मान लीजिए 5 डिपार्टमेंट है, अब एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए 3 स्टाफ है और किसी एक में 2 स्टाफ नहीं आया। अब सेकंड है एक्शन ओरिएंटेड। देखो ऐसा नहीं है कि HRD डिपार्टमेंट का काम चुपचाप खाली देख रहा है, आया बैठा एम्प्लॉय काम कर रहा है, खुश हो गया। उसको सारा कुछ देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में आज कोई कारणवश आदमी कम आया तो किसी और डिपार्टमेंट से वहां पर काम को तो निपटाना है, तो किसी डिपार्टमेंट से एक लोग को उठाया, एक 2 डिपार्टमेंट से एक लोग को उठा के वहां का काम कर लिया। कहने का मतलब है कि HRD डिपार्टमेंट के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक है, सारा एम्प्लॉय एक है, वो एक जैसा ट्रीट करता है, वहां भेदभाव नहीं रहता है। तभी तो आप उसको यानी उस डिपार्टमेंट को, वहां जो बैठा हुआ है बंदा, उसको आप रिगार्ड करते हैं। यानी वहां पर भेदभाव नहीं है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉइज एट वर्क आर सॉल्व थ्रू रेशनल पॉलिसीज। यहां पर एक वर्ड मैंने किया है, क्या, इरेशनल नहीं है, रेशनल। मतलब सबके कोई भी प्रॉब्लम है सबको एक जैसा सॉल्व किया जाता है। ये नहीं कि किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किसी को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इंडिविजुअली ओरिएंटेड। देखो HRD डिपार्टमेंट का एक काम और भी होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको तो दिख रहा है ना, क्योंकि आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर में होता है। अगर मान लीजिए आप ज्यादा किए, कोई बंदा कम किया, तो आपको इंडिविजुअली ओरिएंटेड का मतलब होता है इनकरेज करता है देम टू गिव देयर बेस्ट। या अगर मान लीजिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो बी जो है अच्छा कर रहा है, यानी देखो ये 100 कोई काम को कर रहा है, 100 वर्क कर रहा है, बट तुम देखो सिर्फ 50 कर रहा है या 60 कर रहा है। तुम भी कर सकता है, इनकरेज किया। थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो कैसे कर रहा है, उसको फॉलो करो। एक काम करो, एक दिन तुम काम नहीं करो, उसको फॉलो करो कैसे कर रहा है। तो इस तरह से HRD डिपार्टमेंट यानी HRM जो होता है वो इंडिविजुअली ओरिएंटेड इनकरेज करता है कि तुम कैसे बेस्ट कर सकते हो।
यही बात वहां पर लिखा भी गया है। अब इंप्लाइज ओरिएंटेड, इंडिविजुअली ओरिएंटेड और इंप्लाइज ओरिएंटेड एक तरह से सेम है, बट यहां पर देखो क्या होता है, जो इंप्लाई अच्छा करता है उसको समय समय पे टाइम टू टाइम रिवार्ड भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने अच्छा काम किया तो मंथ के एंड में आपको एक अलग से गिफ्ट दिया गया कि भाई उसको बताया गया सभी को, ये देखो पूरा थ्रू आउट एक महीना बहुत अच्छा काम किया। कहीं कहीं पर डे देखा जाता है कि भाई ये अच्छा काम किया तो आपको रिवार्ड में भले ही एक चॉकलेट क्यों नहीं दिया जा रहा है या फिर कोई एक गिफ्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, बट इससे क्या होता है, दूसरे लोग को भी लगता है कि भाई हम भी अच्छा कर सकते हैं, कल हमको भी मिल सकता है। तो ये सारे चीजें आप देखते हैं इंप्लाइज ओरिएंटेड के अंदर। ठीक है, मिटा दें इसको, यहां तक कॉपी करो। अब देखिए फीचर्स ऑफ एचआरएम में नेक्स्ट है फ्यूचर ओरिएंटेड। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रेजेंट में तो है ही, लेकिन सारा बात फ्यूचर के लिए सोचता है। जैसे फ्यूचर में कंपनी का क्या गोल है, फ्यूचर में कंपनी का क्या गोल है, क्योंकि जितने भी कंपनी है चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये देखता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, सर्विस डिपार्टमेंट ये देखना है कि हम कितना सर्विस दे सकते हैं। होटल वाला ये चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, हॉस्पिटल वाले भी यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बीमार हो ताकि लोग आए, है ना। और जो प्रोडक्शन करते हैं वो सोचते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा, अब जो पेन बनाते हैं क्या सोचेंगे, हर कोई पढ़े, जिसका पढ़ाई खत्म हो गया वो भी पढ़े तब भी उसको पेन का दरकार पड़ेगा। तो इस तरह से हर कोई आप देख रहे हैं पेसिमिस्ट होते हैं और गुड सोचते हैं, बेड नहीं सोचते हैं। मीटिंग इट्स गोल्स इन फ्यूचर्स, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, भाई जो एचआरएम होता है, अब आप एक बात बताइए, किसी भी ऑफिस में बहुत तरह के लेवल होते हैं, लोअर लेवल इंप्लाई होते हैं, इसके बाद मिडिल लेवल के होते हैं और हाई। तो भाई एक बात बताइए, जब तक ऑर्गेनाइजेशन तो एक है, अगर हर कोई एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करेगा तो टाइम से कोई काम हो सकता है, नहीं होगा। इसीलिए इस कोऑर्डिनेशन को कौन कंप्लीट करता है, एचआरडी, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो एचआरडी डिपार्टमेंट है जो देख रहा है इसको, वो ट्राई करता है बिल्ड करने के लिए रिलेशंस बिटवीन पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप बोलेंगे सर अगर मान लीजिए कोई हायर लेवल का है, मेरा बॉस है, मेरे से अच्छा से बात नहीं कर रहा है, तो एचआरडी डिपार्टमेंट अगर ये चीज नोटिस किया तो वो जो टॉप लेवल का है मैनेजमेंट उसको लिख देगा कि इस कंपनी में ये जो मैनेजर है वो किसी से कॉपरेट नहीं करता है, तो उसको पत्ता साफ। बात आ गया समझ में, जल्दी से यहां तक कॉपी कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। व्हाट इज एचआरएम तो आएगा ही, इसके बाद अगर बोल दिया इंपॉर्टेंस लिखो तो देखेंगे इसके 4 इंपॉर्टेंस। पहला ऑर्गेनाइजेशनल इंपॉर्टेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एचआरएम का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखेंगे प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस, यानी प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। फिर सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अंदर जो आपको दिए हुए हैं देख रहे हैं ना, अब इसका पॉइंट्स ये सब है, इस पॉइंट्स को डील नहीं करना है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इंपॉर्टेंस में पहले कॉपरेशन का भावना, फीलिंग्स, उसको डेवलप करता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशंस, कौन कितना वर्क किसके लिए सुटेबल है उसको देखता है। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या टीम बनाना है, ये सब के बारे में सोचता है। यानी ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए एचआरडी डिपार्टमेंट का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। प्रोफेशनल, हर एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। हेल्दी रिलेशनशिप, अभी हमने बताया था कि हर एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, इसको देखा जाता है। आपका जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना पड़ता है। इंप्रूविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग ये सब बीच बीच में देता रहता है। और
करेक्टिंग एरर्स, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बताता है कि यहां पर ये आप गलत कर रहे हैं, यहां पर आपको सही करना है। सोशल, देखेंगे सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सोशल इंसान है, मतलब बोला जाता है ना कि हम लोग एक सोशल एनिमल्स है, जानवर हैं, सोशल जानवर हैं। यानी हम लोग को कौन क्या करता है उसी के अकॉर्डिंगली आपको इज्जत मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा बात है कि सुटेबल आदमी को सुटेबल जॉब मिले, ये एचआर डिपार्टमेंट देखता है। रीजनेबल वेजेज मिले, जो चल रहा है उससे कम ना दें, क्योंकि इससे अच्छा नहीं होता है। दूसरा, गुड इन्वायरमेंट, जहां काम कर रहे हैं वहां पर साफ सुथरा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, स्पेस हो, ताकि किसी भी तरह का इवेंट घटना ना घटे। सपोर्ट, कंपनी का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहता है, एचआरडी डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, इसी को सोशल इंपॉर्टेंस बोला जाता है। अब नेशनल इंपॉर्टेंस, एचआरडी डिपार्टमेंट का यह काम है कि हर एक इंप्लाई का प्रॉपर वे से जो टैक्सेस बनता है उसको काटा जाए और डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सही समय पे दिया जाए, ठीक है। ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए ताकि हमारा इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। तो ये सारा नेशनल इंपॉर्टेंस भी किसका होता है, सब एचआरडी डिपार्टमेंट का होता है। तो उम्मीद करेंगे कि यहां तक आप कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें।